नरक की यातना मतलब इतना दर्द और इतनी तकलीफ जैसे कोई इंसान सह न पाए। शायद इस दुनिया में उससे बुरा कुछ नहीं माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसके साथ इतना बुरा हुआ जो शायद नरक की यातना से भी कई ज़्यादा भयानक था। ये था दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव बंदा जिसका डीएनए तक नष्ट हो गया था। उसके शरीर में जगह जगह से खून बाहर आ रहा था। उसके मसल्स टूट कर ज़मीन पर गिर रहे थे। शरीर के अंग अपने आप शरीर से अलग हो रहे थे। उस इंसान की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और वह बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रहा था। आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद भी यही दुआ मांगेंगे कि भले ही किसी को भूत चिपक जाए, लेकिन उसके साथ ऐसी हादसा कभी ना हो। और ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, इसके पीछे इंसान का एक छोटा सा लालच है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी के बारे में पता चल जाएगा। और आप इस वीडियो को छोटे बच्चे को बिल्कुल ना देखने दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जिसे देखकर शायद अच्छों का दिल दहल जाएगा। बिना किसी देरी को इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में और यह घटना हुई थी जापान में हिसाशी ओची नाम के लड़के के साथ। यह लड़का जापान में ही रहता था और जेसीयू नाम की कंपनी में काम करता था। जेसीयू जापानी न्यूक्लियर फ्यूल साइक्लिंग कंपनी है। इस कंपनी के काम था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को फ्यूल सप्लाई करना, और ये फ्यूल कोई आम फ्यूल नहीं होता था, ये न्यूक्लियर फ्यूल होता था जिसको बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता था। तो ये जो जेसीयू प्लांट था वह किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मतलब फ्यूल बनाने के लिए कुछ केमिकल को मिक्स करना, उसमें यूरेनियम वगैरह डालने का जो भी काम था वो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा नहीं होता था, बल्कि यह काम करते थे यहाँ पर काम करने वाले वर्कर। क्योंकि पहले कभी कोई खतरा और हादसा नहीं हुआ था, इसलिए ना कंपनी ज़्यादा सेफ्टी पर ध्यान देती थी और ना ही वर्कर को कोई खास चिंता रहती थी, क्योंकि वह वर्कर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनको नहीं पता होता था कि वह जिन केमिकल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक एक बहुत बड़ा हादसा होता है। कुछ दिनों से कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी स्लो था और वह फ्यूल की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अपने प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए उन्होंने यूरेनियम की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जनरली यह 5 पर यूज होता था, लेकिन अब कंपनी वाले 5 से ज़्यादा डालने लगे। इस वजह से फ्यूल के प्रोडक्शन की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन सुबह 10:30 बजे के करीब अचानक से जिस टैंक में फ्यूल को बनाने वाला मिक्सचर रखा जाता था उसमें से तेज़ ब्लू लाइट निकलने लगती हैं, और ये सब कुछ हुआ था उस बढ़े हुए यूरेनियम की मात्रा की वजह से। जब यह घटना घटी तो उस टैंक के पास हिसाशी ऊंची और उसके साथ 2 और वर्कर वहीं खड़े थे। तो ये जो ब्लू लाइट निकल रही थी ये रेडिएशन था, जिसकी चपेट में ये तीनों लोग आ गए थे जो टैंक के पास काम कर रहे थे। अब आप सोचिए कि सब ठीक है, रेडिएशन की चपेट में आ गए हैं, दर्दनाक मौत हो गई है और क्या, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट के अनुसार एक रेडिएशन जोन में काम करने वाला वर्कर 1 साल में 20 मिलीसीवर्ट से कम का रेडिएशन ही झेल सकता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि जो सीवर्ट्स होती हैं वो रेडिएशन की एक यूनिट होती हैं, वह कंपनी में इसी यूनिट का यूज किया जाता है। लेकिन ह्यूमन्स पर रेडिएशन के हेल्थ रिस्क को मेजर करने के लिए जहाँ साल भर में 20 मिलीसीवर्ट से कम का रेडिएशन लोग नहीं झेल पाते हैं, वहीं एक झटके में ऊंची के शरीर ने 1000 मिलीसीवर्ट्स झेल लिया। उसके साथ ही मसातो शिनोहारा ने 10,000 सीवर्ट्स और दूसरे साथी युताका इकोकावा ने 3000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन झेल लिया। मतलब ये रेडिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक था जो कि किसी भी इंसान को दर्दनाक मौत दे सकता था, जिसकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन यह सब एक झटके में नहीं होता है, यह सब बहुत ही स्लोली होता है। लेकिन जब हिसाशी ऊंची रेडिएशन के चपेट में आया तो वह बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गया। लोगों को लगा कि चलो ठीक है, बेहोश हो गया है, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं।
तो उसे और उसके दोनों साथियों को यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वह सभी लोग बेहोशी हालत में थे। लेकिन जब डॉक्टर को यह पूरी घटना पता चली तो डॉक्टर ने पहले इन बॉडी का रेडिएशन चेक किया और रेडिएशन लेवल देखकर डॉक्टर उस कमरे से भाग गए। फिर वह लोग पूरा सूट वगैरह पहनकर अंदर आए ताकि डॉक्टर रेडिएशन के चपेट में ना आ जाए। और डॉक्टर खुद सोच रहे थे कि जो ये ऊंची नाम का बंदा है जिसने 1 शॉट्स का रेडिएशन झेला है, ये अभी तक जिंदा कैसे है। जब इसकी बॉडी का पूरा टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस इंसान का डीएनए कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। इसकी स्किन के जो सेल हैं वो मरने के बाद नए सेल नहीं बन रहे हैं, तो इसी वजह से इसके जो स्किन है वह झड़ने लगती है। और साथ ही डीएनए नष्ट हो जाने की वजह से केवल स्किन ही नहीं झड़ रही थी, बल्कि अंदर के जो ऑर्गन के टिश्यू हैं वह भी धीरे धीरे करके डेड हो रहे थे। लेकिन ये सब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह सारी तकलीफ़ें ऊंची अंदर ही अंदर झेल रहा था। 1-2 दिन के अंदर ऊंची का शरीर बहुत ज़्यादा भयानक दिखने लगा। उसकी स्किन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। इसके जगह जगह पर पूरे शरीर में दरारें बन चुकी थी जिनमें से ब्लड निकल रहा था। उसके शरीर से इतना फ्लूइड और ब्लड निकल गया था कि डॉक्टर ने इसको जिंदा रखने के लिए उसको लगातार नया खून चढ़ा रहे थे। साथ ही उसके शरीर में नए ब्लड सेल्स डाले गए, क्योंकि उसके शरीर में नए ब्लड सेल बन ही नहीं रहे थे। और वह दुनिया का ऐसा पहला इंसान बन जाता है जिसके शरीर में ब्लड सेल ट्रांसफ़र किए गए थे। मानो कि यह एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही था जो ऊंची के साथ हो गया था। यह सब करीब 10 दिन तक चलता रहा और उसके शरीर के मसल टूट टूट कर अपने आप अलग हो रहे थे। उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी थी। उसके शरीर के एक एक अंग में इतना खतरनाक दर्द हो रहा था जिसे वह किसी को बता भी नहीं सकता था। मतलब शरीर के छोटे छोटे छेद में से खून बाहर आ रहा था। वह जब भी अपने आँखों को बंद करता था या अपने पलकों को झपकाता था तो उसकी आँखों और पलकों से भी खून बहता हुआ था। धीरे धीरे शरीर के मसल्स और अंदर के ऑर्गन गलने लगे थे। रोज़ उसके शरीर में से 10 लीटर फ्लूइड बह जाता था, जिसकी वजह से उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। लेकिन डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने के लिए लगातार उसके शरीर में ब्लड सेल्स और नया ब्लड और साथ ही साथ फ्लूइड की सप्लाई कर रहे थे। लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रही थी। और इन सब के चलते अचानक एक दिन उसका हार्ट बंद हो जाता है। हिमांशु ऊंची को शांति मिल जाती है और उसके तकलीफ दूर हो जाते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, जो कि अक्सर डॉक्टर किसी मरीज को ऐसे ही मरने नहीं देते हैं। इसलिए उन्होंने इसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की और जब उन्होंने ऊंची को इलेक्ट्रिक शॉक दिए तो वह फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक तो वैसे ही उसका पूरा शरीर ख़त्म हो गया था और वह मरने के बाद फिर से जब जिंदा हुआ तो उसके ऑर्गन कम्प्लीटली ख़राब हो चुके थे। उसे जैसे तैसे करके डॉक्टर ने जिंदा रखा। अब हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसके हाथ और पैर भी टूटकर अलग हो गए थे। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसकी बॉडी को स्टेबल करके रखा। और फिर डॉक्टर ने उसकी फैमिली को बुलाकर समझाया कि अब अगर इसके दिल की धड़कन रुकती है तो हमें आप परमिशन दीजिए कि हम इस इंसान को फिर जिंदा करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर भी समझ गए थे कि इस इंसान का इस दुनिया से चला जाना ही सबसे बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि अब सही तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये तकलीफ में ही रहेगा। फाइनली 81 दिनों तक हॉस्पिटल में खतरनाक तकलीफ और बेइंतहा दर्द को सहने के बाद ऊंची का दिल फिर से बंद हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। ज़रा आप सोचिए इस पूरी घटना में ऊंची की क्या गलती थी, क्योंकि वह तो कंपनी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे थे वह उससे जो करने को बोल रहे थे वह ईमानदारी के साथ कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से वह इतनी तकलीफ झेलेगा जो शायद दुनिया में कभी किसी ने ना झेली हो। जब इस बारे में मैंने और रिसर्च किया तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़े। कुछ आर्टिकल में कंपनी को दोषी बताया गया था। उन आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी की लापरवाही थी, उन्होंने कंपनी में काम करने वाले लोगों की जान की फिक्र नहीं थी। तो वहीं कुछ आर्टिकल ऐसे थे जहां पर कंपनी को नहीं बल्कि वर्कर को दोषी माना गया था। उन आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो घटना हुई थी इसमें कंपनी की गलती नहीं थी, बल्कि ये एम्प्लॉय की गलती थी। उन्होंने कोई मिस्टेक की थी, उन्होंने गलती से यूरेनियम की मात्रा को बढ़ा दिया था। अब यहाँ पर गलत कौन है
गलती किसकी है इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि जेसीओ कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिससे लड़ने की ताकत एक छोटे से एम्प्लॉय के परिवार में तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यह वाली जो घटना है उसने जापान के वर्कर कल्चर की पोल खोल कर रख दिया था। हम जिन देशों को एडवांस समझते हैं और अपने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वहाँ पर भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो घटना थी और मैंने आपको बताई, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पेनफुल घटना है। हिमाशी ऊची को 81 दिनों तक नर्क से भी ज़्यादा खतरनाक दर्द को सहना पड़ा था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने भी हार मान ली। डॉक्टर ने खुद फैमिली को बुलाकर समझाया कि अब इसको जाने दो। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये था दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन डिज़ास्टर।